नमस्कार बच्चों, आज के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार उपस्थित हूँ इतिहास विषय लेके 10th का, और पाठ का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो आइए पहले जानें कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आगे की बातें हमें आसानी समझ में आएगी, और हम जो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से हम लोग तैयार करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इजी में समझ में आएगा, आसानी से आएगा। तो पहले हम जाने कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। ये दोनों एक समान भाव रखते हैं, यानी समाजवाद और साम्यवाद व्यक्ति से ज्यादा समाज को महत्व देते हैं, लेकिन इसमें कुछ खास मूलभूत अंतर हैं, इसे समझना आवश्यक है। समाजवाद कहता है ये दोनों व्यक्ति ज्यादा समाज को महत्व देते हैं, यानी ऐसी व्यवस्था जो किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए न होकर समाज के सभी वर्ग के लिए एक समान होता है। लेकिन भाव तो एक है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि समाजवाद कहता है कि राज्य एक संस्था हो देश में, यानी राज्य के अस्तित्व पर यह महत्व देता है। कहता है कि राज्य एक ऐसा नीति का निर्माण करे जो समाज के सभी वर्गों के लिए उस नीति को मानने के लिए बाध्य हों, यानी राज्य नामक संस्था के द्वारा सभी वर्गों के लिए एक समान नीतियों का अनुसरण हो, ऐसा नीति बनाया जाए। यानी कि राज्य का यहां महत्वपूर्ण रोल हो जा रहा है। तो राज्य ही ऐसी संस्था है। इसके अलावा यह कहता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उसके पास उतना ही ज्यादा पैसा होगा। यानी कोई 10 घंटा काम करता है और कोई 5 घंटा काम करता है, तो निश्चित ही जो 10 घंटा जो काम करते हैं उनके पास ज्यादा पैसा होगा, और जो 5 घंटा काम करते हैं उनके पास कम पैसा होगा। यानी समाजवाद में कुछ शर्तों के अनुसार के साथ आर्थिक असमानता को स्वीकारा जा सकता है। तो ये हो गया समाजवाद। और भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम है, लेकिन साम्यवाद की चर्चा करते हैं तो यहां थोड़ी अंतर है इसमें। आइए पहले जाने कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद कहता है कि यहां वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष यानी जब से दुनिया अस्तित्व में आई तब से दो वर्गों में संघर्ष होते रहा है। अर्थात संसाधन पर जिनका आधिपत्य है एक वो वर्ग है, यानी उसको शासक वर्ग कहा जाए, और एक होता है इसको शासक नहीं शोषक कहा जाए, शोषक। और दूसरा जिनका संसाधन पर आधिपत्य नहीं है या अधिकार नहीं है, ये एक दूसरा वर्ग है जो शोषित वर्ग कहा जाता है। यानी दूसरा जो है शोषित वर्ग, यानी दो वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। और
इन दोनों वर्गों में हमेशा संघर्ष रहा है। साम्यवाद कहता है कि ये बहुत थोड़े हैं। समाज में एकरूपता लाने के लिए इस वर्ग को अगर खत्म कर दिया जाए तो समाज में सभी लोग एक समान होंगे। इसके लिए थोड़ी हिंसा भी आवश्यक है अगर जरूरत पड़े तो। साम्यवाद कहता है समाजवाद में हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हिंसा समाजवाद में हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन साम्यवाद को स्थापित करने के लिए अगर थोड़ी हिंसा भी है, जरूरी है, तो जायज है। और यह कहता है कि राज्य नामक संस्था को खत्म कर दिया जाए। राज्य नामक संस्था को यह कहता है कि खत्म कर दिया जाए। यही संस्था जो है ये शोषक वर्ग को प्रश्रय देता है। अगर ये संस्था नहीं रहेगी तो फिर शोषक वर्ग नहीं रहेंगे, और जब शोषक वर्ग नहीं रहेंगे तो समाज में केवल एक ही प्रकार के मनुष्य लोग रहेंगे, तो समाज में एकरूपता आएगी। फिर कहता है कि समाज में एकरूपता लाने के लिए व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार धन होने चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को 5,000 मिलता है और उसकी आवश्यकता कम है, किसी व्यक्ति को 2,000 मिलता है, उसकी आवश्यकता ज्यादा है, तो एकरूपता लाने के लिए 5,000 वाले व्यक्ति से पैसा छीन लिया जाए या उसकी आवश्यकता के अनुसार पैसे उसको रखने पड़े और शेष ले लिया जाए, तो समाज में एकरूपता आ जाएगी। तो साम्यवाद इस विचारधारा को अपनाता है, और ये खास करके चीन में साम्यवादी विचारधारा की सरकार होती है। तो ये है मूलभूत अंतर। अब आइए हम जाने कि कार्ल मार्क्स का दर्शन क्या कहता है, यानी मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद था वो आदर्शवादी समाज था। आदर्शवादी समाजवाद, और दूसरा है मार्क्सवादी समाजवाद। यानी कार्ल मार्क्स के पहले जो समाजवाद का जो स्वरूप था वो आदर्शवादी था, और कार्ल मार्क्स के बाद ये भौतिकवादी हो गया। यानी जो आदर्शवादी था यह कह रहा है वर्ग समन्वय, और मार्क्सवादी जो समाजवाद है वह कहता है वर्ग संघर्ष। यह कहता है कि समाज में एकरूपता लाने के लिए जो बड़े वर्ग हैं, जो धनी वर्ग के लोग हैं, वो सामान्य नागरिक के साथ समन्वय स्थापित करके एक प्रकार का यानी एकरूपता कायम करने की व्यवस्था करे। लेकिन मार्क्सवादी संघर्ष समाजवाद कहता है कि समाज में एकता लाने के लिए वर्ग संघर्ष जरूरी है या वर्ग संघर्ष होता है। और इसी आधार पे हम मार्क्सवादी दर्शन की जब चर्चा करते हैं तो कार्ल मार्क्स की बात आती है। कार्ल मार्क्स दर्शन, कार्ल मार्क्स कहते हैं, इन्होंने आधुनिक समाजवाद का भौतिक स्वरूप प्रस्तुत किया। ये कहते हैं, यानी मार्क्सवादी दर्शन कहता है कि जब से दुनिया अस्तित्व में आई तब से अभी तक वर्तमान समय तक केवल और केवल दो वर्गों में संघर्ष होते रहा है। जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो उस समय गुलाम और स्वतंत्रों के बीच, यानी जो गुलाम और स्वतंत्र दो ग्रुप थे, उनमें वह संघर्ष हुआ है।
जो मध्यम युग आया है उसमें सामंतवाद यानी सामंतों और किसानों के बीच, यहां भी दो वर्ग है, सामंत और किसान, इनके बीच संघर्ष हुआ है। और आधुनिक युग में मजदूर और पूंजीपति यानी दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इन दो वर्गों में संघर्ष हुआ है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति की आर्थिक दशा ही उसकी दिशा और दशा को तय करती है। इसीलिए दुनिया में एकता लाने के लिए वर्ग संघर्ष जरूरी है और उन्हें नारा दिया कि दुनिया के मजदूर एक हों। तो ये मार्क्सवादी दर्शन है। अब आइए, परीक्षा में कार्ल मार्क्स के बारे में पूछता है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। तो कार्ल मार्क्स, इनका जो जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में, जर्मनी के राइन प्रांत में होता है। और इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स है। ये काफी प्रतिष्ठित वकील थे, फेमस वकील थे। और उनके ये पुत्र कार्ल मार्क्स ये शुरू से ही क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे और इन्होंने मार्क्सवाद का, इनके समाजवाद की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवाद का घोषणा पत्र नाम से एक रचना की, जो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछता है। फिर 1843 ईस्वी में जेनी अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह करते हैं। उसके बाद ये समाजवाद पे अपने कई विचार दिए और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसमें दुनिया के मजदूरों के लिए अपने मार्क्सवादी दर्शन दिए और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया। यह काफी इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की रचना है, 1867 में इन्होंने इसकी रचना की, जो साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। यह साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रेरित होकर विश्व के कई देशों में मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी की स्थापना हुई, ये साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उसके बाद जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। रूस में रूसी सोशल
डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। उसके बाद फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, इस तरह विश्व के प्रमुख देशों में जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई, ये सभी और धीरे धीरे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होने लगा। अब आगे बढ़े हम लोग, तो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर लंदन में 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना हुई लंदन में। इसमें कार्ल मार्क्स ने विचारों का प्रसार प्रसार किया गया। उसमें कहा गया कि मजदूर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाएं, समाज में एकजुटता लाने के लिए, और दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी इसमें इस प्रथम इंटरनेशनल में काफी बुलंद हुआ। फिर 1889 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना होती है। हालांकि 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1889 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल संघ पेरिस में होती है। और इसी द्वितीय इंटरनेशनल में यह तय किया गया कि 1 मई को पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जाएगा, और 1 मई 1890 ईस्वी में पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया गया और उस दिन हड़तालें रखी गई, जुलूस निकाला गया, प्रभात फेरी निकाले गए। तो इस तरह उस समय से लेके यानी 1890 से लेके आज तक हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है कि मजदूर दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, किस इंटरनेशनल संघ में यह निर्णय लिया गया कि मजदूर दिवस यानी कब से मनाना शुरू किया गया। और फिर 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल यानी तृतीय संघ की स्थापना होती है मॉस्को में। यह लेनिन के द्वारा इसकी स्थापना होती है और इसमें एक कॉमिनटर्न संस्था का निर्माण किया जाता है। कॉमिनटर्न संस्था यह जो है विश्व के सभी साम्यवादी देशों का एक संगठन तैयार किया गया और विश्व में साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व के जितने भी साम्यवादी देश थे उनका संगठन बनाया गया जिसे कॉमिनटर्न कहा गया। और इसकी स्थापना थर्ड इंटरनेशनल 1919 में की गई। बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि कॉमिनटर्न क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई या इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसकी स्थापना 1919 के थर्ड इंटरनेशनल संघ में की गई और कॉमिनटर्न यानी
विश्व के साम्यवादी देशों का एक संगठन जो साम्यवाद के प्रचार प्रसार के लिए, क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए, साम्यवाद की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक संस्था या संगठन बनाया गया जो कॉमिटन के नाम से जाना जाता है। अब आइए, जो परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट है, रूस की क्रांति जो साम्यवाद विचारधारा से प्रेरित थी, रूसी क्रांति। हालांकि इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, कभी पूछता है रूसी क्रांति कब हुई, कभी पूछता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, कभी पूछता है अक्टूबर क्रांति कब हुई, कभी पूछता है नवंबर क्रांति कब हुई। यानी 1917 में यह क्रांति हुई जिसे 3 नाम से जाना जाता है। चूंकि रूसी क्रांति के पहले रूस में जूलियन कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर, रूसी क्रांति के पहले। लेकिन रूसी क्रांति के बाद ग्रेगोरियन उन्नीस सौ 18 ईस्वी में लागू हुई। 1918 के पहले यानी रूसी क्रांति के पहले रूस में जूलियन कैलेंडर था और रूसी क्रांति के बाद यानी 1918 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो इससे 13 दिन आगे चलता है, यानी 13 दिन आगे रहता है। 13 दिन यानी जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर रहता है। इसीलिए चूंकि यह क्रांति 25 अक्टूबर को हुई और 25 अक्टूबर के बाद यानी जब इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में व्यक्त करेंगे तो यह आ जाएगा 7 नवंबर। दोनों सेम है, यानी कैलेंडर का फर्क है। पूछता भी है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, यह कब लागू हुई, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति, सब सेम है। अब आइए हम क्रांति के कारण जानें। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण, चौथा है बौद्धिक कारण। ये क्वेश्चन आते हैं कि रूसी क्रांति क्या कारण थे। तो राजनीतिक कारण में 1905 की खूनी क्रांति, यानी 9 जनवरी 1905 के दिन रूस की सभी जनता सेंट पीटर्सबर्ग में राजमहल के सामने रोटी के नारे लगा रहे थे और उसी निहत्थे गरीब जनता पर जार के सैनिकों ने गोली चला दी, जिसमें काफी लोग मारे गए। चूंकि वह घटना रविवार के दिन हुई, इसीलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, जो 1905 में 9 जनवरी 1905 को हुई। यह घटना पूरे रूस में
क्रांति का कारण बना। फिर दूसरा है कि रूसीकरण की नीति। रूस का जार कहता था एक रूस, एक चर्च और एक जार। यानी रूस के जो जार थे वो चाहता था कि रूस में केवल एक ही जाति के लोग हों, एक ही धर्म के मानने वाले लोग हों, जो कि संभव नहीं था। यह भी क्रांति कारण बना। इसके अलावा 1904-05 में रूस जापान युद्ध में जापान की जीत हो जाती है। यह सबसे बड़ा राजनीतिक धक्का लगा, यानी राजनीतिक अपमान हुआ। यानी जापान जैसे एक छोटे से देश ने, बौने देश ने विशालकाय रूस को हरा दिया। यह भी एक राजनीतिक कारण बना। इस तरह इसके अलावा जो जार था वो अपने देश के आय का सबसे ज्यादा खर्च अपने भोग विलास पर खर्च करता था। उसकी पत्नी जो थी जरीना, एक भ्रष्ट पादरी के हाथों की खिलौना थी जो राष्ट्रपति था। तो कुल मिला के कई कारण बने राजनीतिक दृष्टिकोण से क्रांति के लिए। फिर उसके बाद आर्थिक कारण, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। जो जार था राष्ट्रीय आय का सबसे ज्यादा खर्च अपने भोग विलास पर करता था। देश की जनता के आर्थिक हितों की रक्षा वो नहीं कर पाता था। किसानों, मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका था। फिर सामाजिक कारण, समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, दो वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन क्रांति के समय एक सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ जो क्रांति के लिए सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ। तो समाज में जब एकता नहीं रहेगी तो क्रांति का जन्म होना ही है। और बौद्धिक कारण यानी रूसो, वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू आदि ऐसे विचारकों के विचारधारा का प्रभाव रूस की जनता पर पड़ा, जिसके कारण क्रांति का बिगुल बजा। तो इस तरह क्रांति का कारण यह है जो परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछते हैं। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति जब हुई तो लेनिन शासक व राष्ट्रपति बना। और उसके बाद मुख्य जो टॉपिक है वो अप्रैल थीसिस। लेनिन जब शासक हुआ रूस का तो उन्होंने अप्रैल थीसिस नामक एक पत्रिका जारी की और उसमें भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। भूमि किसानों के लिए, शांति सैनिकों के लिए और रोटी मजदूरों के लिए, यह नारा दिया। भूमि, शांति और रोटी, इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछता भी है। उसके बाद अगला टॉपिक है NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति जारी की जो 1921 में काफी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछता है। लेनिन ने कहा कि 3 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे बढ़ने के बराबर है। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोया जाए या कुछ खोकर पाना, ये असफलता नहीं है। और इसी उद्देश्य से रूस के आर्थिक विकास के लिए
नेप जो है वो काफी क्रांतिकारी कदम था। किसानों में जो मजदूरी जो अनाज के रूप में दी जाती थी उसको बंद करके अब मुद्रा के रूप में दिया जाने लगा। सैद्धांतिक रूप से जमीनों पर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो बातें थी उसकी मुख्य बातें थी कि सैद्धांतिक रूप से जमीनों का मालिक सरकार थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जमीन का मालिक किसान को बनाया गया। जिस संस्था में 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते थे उसे सरकारीकरण कर दिया गया। बैंकों का यानी संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया गया। तो कुल मिलाजुला के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रूस के लिए काफी सहायक सिद्ध हुआ और अंत में रूस का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। तो आज के क्लास में हमने देखा कि कैसे साम्यवाद समाजवाद दोनों में मौलिक अंतर है। फिर कार्ल मार्क्स की जीवनी देखे हम लोग, दास कैपिटल जो परीक्षा के महत्वपूर्ण दृष्टि से ये सब माने जाते हैं महत्वपूर्ण है। उसके बाद मार्क्सवादी दर्शन, विश्व के कई जर्मनी इंग्लैंड रूस में साम्यवादी जो राजनीतिक दल थे उनका क्या नाम था। उसके बाद रूसी क्रांति के बारे में जाने हम लोग, अप्रैल थीसिस और नेप, ये सभी परीक्षा के दृष्टि से काफी उपयोगी हैं। आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद।